जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू सपोर्ट आईएएस। और आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग रेयर डिजीजेस या दुर्लभ रोग के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये टॉपिक कहाँ से आया, क्यों चर्चा में आया, इस पर आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 13 दिसंबर को राज्यसभा में मेंबर फौजिया खान, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की मेंबर हैं, उन्होंने एक कंसर्न रेज किया था एनपीआरडी के बारे में। लिखा है इसमें कि राज्यसभा मेंबर फ्रॉम द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी फौजिया खान ऑन फ्राइडे रेज कंसर्न्स ओवर द बेनिफिट्स ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीजेज एनपीआरडी नॉट रीचिंग पेशेंट्स इवन आफ्टर सेवरल मंथ्स सिंस its introduction. The Union Health Ministry notified the NPRD in March 2020. In May, it increased the funding support to 50 lakh per patient with diseases classified as rare. तो राज्यसभा में फौजिया खान ने, जो राज्यसभा मेंबर है, उन्होंने उठाया कि जो पॉलिसी बनाई गई है कि जो रेयर डिजीज से पीड़ित पेशेंट्स हैं उनको 50 लाख सरकार की तरफ से राशि दी जाएगी, सहायता राशि, सपोर्ट उनको उपलब्ध कराया जाएगा, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आज का जो टॉपिक है यही है। तो इस वीडियो में हम लोग रेयर डिजीज के बारे में जानेंगे। पहले डिफिनीशन कि रेयर डिजीज है क्या, कौन कौन से टाइप्स हैं उसके बारे में जानेंगे, और इसको डील करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं उसके बारे में जानेंगे। तो मुख्य रूप से 3 टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके आगे और भी है जो दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। जो भी कंटेंट मैं आज बता रहा हूँ वो सब नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीज 2021 से रिलेटेड है, उससे लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला कि डिफिनीशन क्या है रेयर डिजीज की। व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ रेयर डिजीजेज, दुर्लभ रोग की परिभाषा क्या है। तो आप देखेंगे कि हर संस्था या कंट्री के हिसाब से अलग अलग परिभाषाएं दी गई है रेयर डिजीज की, दुर्लभ रोग की। देयर इज नो यूनिवर्सल और स्टैंडर्ड डिफिनीशन ऑफ रेयर डिजीजेज। कोई यूनिवर्सल, सार्वभौमिक या मानक परिभाषा इसकी नहीं है। डिफरेंट कंट्रीज हैव देयर ओन डेफिनीशन एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, हेल्थ केयर सिस्टम एंड रिसोर्स। हर कंट्री में अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग रोग हैं, उनकी जो जनसंख्या अलग अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट जनसंख्या की अलग अलग है, हेल्थ केयर सिस्टम अलग अलग है, उनके संसाधन भी अलग अलग। तो हेल्थ केयर सिस्टम, पॉपुलेशन और रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए हर कंट्री ने अपने हिसाब से रेयर डिजीज को डिफाइन किया है। एज पर WHO, रेयर डिजीजेज आर ऑफन डेबिलिटेटिंग लाइफ लॉन्ग डिजीज और डिसऑर्डर विथ अ प्रीवेलेंस ऑफ 1 और लेस 1000 पॉपुलेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुर्लभ रोग प्रति 1000 जनसंख्या पर एक या उससे कम के प्रसार के साथ अक्सर जीवन भर चलने वाली बीमारी या दुर्बल कर देने वाले विकार है। तो वैसी बीमारी जो 1000 जनसंख्या पे किसी एक को या उससे भी कम रेशियो में होता है तो उसको दुर्लभ बीमारी कहते हैं, रेयर डिजीज कहते हैं एज पर WHO। और ये बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका क्या तो इलाज नहीं है या फिर पूरे जीवन उनका इलाज चलता है, अस्थायी कोई इलाज नहीं है। तो ऐसी बीमारियाँ रेयर डिजीजेस कहलाती है या दुर्लभ बीमारियाँ कहलाती है। अब आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि हर कंट्री में अलग अलग है। WHO के हिसाब से 1 पर 1000 है, 1 और लेस पर 1000 है, लेकिन अलग अलग कंट्री ने अलग अलग डिफाइन किया है। आप इस लिस्ट में देख लीजिए। USA में प्रीवेलेंस लेस देन पर 10,000 पे USA में अगर 6.4 है तो उसको रेयर डिजीज बोलेंगे। यूरोप में यह रेशियो 5 पर 10,000 है, कनाडा में 5, जापान में 4 पर 10,000, साउथ कोरिया में 4, ऑस्ट्रेलिया में 1, ताइवान में 1। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन पर 10,000 पॉपुलेशन प्रीवेलेंस रेट विच रेंजेस फ्रॉम 1 to 6.4 एंड मे बी मोर। तो आपको इसमें देख सकते हैं कि कहीं फिक्स नहीं है, 1 से लेकर 6.4 तक हमने देखा 7 कंट्रीज में ही, ज़्यादा भी हो सकता है किसी कंट्री के हिसाब से। अब देखते हैं कि इंडियन सिनेरियो क्या है। ये तो हमने देख लिया कि अलग अलग कंट्रीज में क्या है। भारत में क्या है, भारत में रेयर डिजीज को कैसे डिफाइन करते हैं, किस आधार पर करते हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले समझिए कि भारत में आंकड़े नहीं हैं।
इन बीमारियों से रिलेटेड विश्वस्त आंकड़े नहीं है जिसके आधार पर यह डिसाइड किया जा सके। इंडिया फेसेस द लिमिटेशन ऑफ लैक ऑफ epidemiological data to be able to define rare diseases in terms of prevalence or prevalence rate which has been used by other countries। जिस आधार पे प्रिवेलेंस रेट के आधार पे अलग कंट्रीज निकाल रही हैं, हमारे पास वो डाटा ही उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पे हम ये निकाल पाएँ। तो भारत के पास डाटा की कमी है। टू ओवरकम दिस शॉर्ट कमिंग्स ए हॉस्पिटल बेस्ड नेशनल रजिस्ट्री फॉर रेयर डिजीजेज हैज़ बीन इनिशिएटेड बाई ICMR। इन कमियों को दूर करने के लिए डाटा नहीं है तो ICMR ने क्या किया है कि हर हॉस्पिटल में जहाँ पे इन बीमारियों से रिलेटेड डाटा इकट्ठे किए जाते हैं, एक नेशनल रजिस्ट्री खोला गया है जहाँ पे अगर इस तरह की कोई बीमारी आती है जो सामान्य प्रचलन में जो बीमारियाँ हैं उससे अलग हैं तो उनको वहाँ पे रजिस्टर किया जाता है ताकि एक डाटा बैंक तैयार हो सके। और ये काम हॉस्पिटल्स के द्वारा ICMR के गाइडलाइंस के अनुसार होता है। तब तक क्या होगा, अभी तो डाटा हमारे पास नहीं है, तब तक क्या होगा, कैसे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा रेयर डिजीज है। तो आप देख सकते हैं कि NPRD में लिखा गया है कि टिल द टाइम सच डाटा इज अवेलेबल एंड द कंट्री अराइव्स एट अ डिफिनीशन ऑफ रेयर डिजीजेज बेस्ड ऑन प्रीवेलेंस डाटा द टर्म रेयर डिजीजेज फॉर द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी shall construe the 3 groups of disorders identified and categorized by experts based on their clinical expert। बोले कि जब तक ऐसा डाटा बैंक हमारे पास तैयार नहीं हो जाता है जिससे हम कोई प्रीवेलेंस रेट निकाल सके और उसको डिफाइन कर सके, तब तक हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं मेडिकल फील्ड के, उनके एक्सपीरियंस के आधार पे इन बीमारियों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 समूह में बांटा गया है। तो जो बीमारियां इसमें वर्णित की गई हैं उन्हें दुर्लभ बीमारी या रेयर डिजीज माना जाएगा। ये सारी बीमारियां विशेषज्ञों द्वारा उनके अनुभव, नैदानिक अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है और वर्गीकृत किया गया है। तो NPRD के हिसाब से जो भारत में चल रहा है वो 3 ग्रुप में बांटा गया है रेयर डिजीजेज को, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। इनमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग बीमारियां हैं। और ये जो बीमारियां हैं वो ये जो लिस्ट है वो कंप्लीट नहीं है, समय समय पर इसका कमेटी द्वारा, एक्सपर्ट द्वारा इसका रिव्यू होता रहता है और नई अगर चीज़ें आ रही हैं, नई बीमारियां आ रही हैं तो उनको ऐड किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि ग्रुप 1 में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, कौन कौन से रेयर डिजीजेज आते हैं। तो ग्रुप 1 डिसऑर्डर्स एमिनेबल टू वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, एक बार के उपचारात्मक उपचार के प्रति संवेदी वैसी बीमारियां तो एक बार के उपचार के बाद वो ठीक हो जाती हैं, वो ग्रुप 1 में आती हैं। इसमें भी ये देखते हैं कि 1A में है डिसऑर्डर्स एमिनेबल टू ट्रीटमेंट विथ हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल प्रत्यारोपण के साथ इलाज के लिए उत्तरदायी विकार। इसमें आता है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, इसमें भी अलग अलग बीमारियां हैं। फॉर विच एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इज प्रेजेंटली नॉट अवेलेबल एंड सिमिलर फॉर्म ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस टाइप 1 विद इन फर्स्ट 2 years ऑफ एज। द सेकेंड है एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी। थर्ड इज इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स लाइक सीवियर कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी SCID, क्रोनिकल ग्रैन्युलोमेटस डिजीज, विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम। फोर्थ है ऑस्टियोपेट्रोसिस। फिफ्थ इज फैंकोनी एमेनिया। 1B में जो है 1B में देखेंगे कुछ अलग बीमारियां दी गई हैं जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा इलाज संभव हो जाता है। तो इसमें जो बीमारी है ग्रुप बी में जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है और वो बीमारी ठीक हो जाता है वो है फर्स्ट इज लीवर ट्रांसप्लांटेशन, मेटाबॉलिक लीवर डिजीज लाइक टाइरोसिनेमिया। बी ग्लाइकोजेन स्टोरेज डिसऑर्डर GSD 1, 3 and 4 ड्यू टू पुअर मेटाबॉलिक कंट्रोल, मल्टीपल लीवर एडेनोमास और हाई रिस्क फॉर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। C MSUD मैपल सिरप यूरिन डिजीज। D यूरिया साइकिल डिसऑर्डर। E ऑर्गेनिक एसिडेमियास। सेकेंड इज रेनल ट्रांसप्लांटेशन, इसमें आता है फैब्री डिजीजेज, ऑटोसोमल रिसेसिव ARPKD, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ये दोनों किडनी से रिलेटेड है, ADPKD। एंड थर्ड इज पेशेंट्स रिक्वायरिंग कंबाइंड लीवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट। वैसे पेशेंट जिनको लीवरी और
किडनी और लीवर दोनों के ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है। कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड इफ द सेम सीलिंग और फंड्स इज मेंटेन्ड। रेयरली मिथाइल मेलोनिका सिडूरिया में रिक्वायर कंबाइंड लिवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट। अब देखेंगे कि ग्रुप बी में कौन कौन से डिजीज आ रहे हैं। इनमें वैसी बीमारियां हैं जो लंबी अवधि तक जिनके उपचार की जरूरत पड़ती है। तो देखते हैं हम लोग ग्रुप बी में लंबी अवधि आजीवन उपचार की आवश्यकता वाले रोग जिनकी उपचार लागत अपेक्षाकृत कम है। उपचार लागत कम है लेकिन ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलेगा। और उपचार के लाभ साहित्य में प्रलेखित किया गया, मतलब इस पर काफ़ी काम हो चुका है, लिटरेचर उपलब्ध है इस पर कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। और लंबा चलेगा, वार्षिक निगरानी चाहिए, लगातार निगरानी की आवश्यकता होती है। डिजीजेज रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म लाइफ टर्म ट्रीटमेंट हैविंग रिलेटिवली लोअर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड बेनिफिट हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड इन लिटरेचर एंड एनुअल और मोर फ्रिक्वेंट सर्विलेंस इज रिक्वायर्ड। इसमें भी देखेंगे कि अलग अलग ग्रुप टू में अलग अलग बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको ग्रुप टू में रखा गया है। इसमें भी ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ए बी करके है टू में भी। तो ग्रुप टू ए को हम लोग देखते हैं कि टू ए में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। डिसऑर्डर्स मैनेज्ड विथ स्पेशल डाइटरी फार्मूला और फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस FSMP। विकार जो विशेष चिकित्सा उद्देश्य के लिए विशेष आहार सूत्र या भोजन के साथ प्रबंधित हो जाते हैं, दैट इज फेनाइल केटोनूरिया PKU, नॉन PKU, मैपल सिरप यूरिन डिजीज MSUD, ये ग्रुप 1 में भी था MSUD, टाइरोसिनेमेनिया टाइप 1-2, होमोसिस्टिन्यूरिया, यूरिया साइकिल एंजाइम डिफेक्ट्स, ग्लूटेरिक एसिड्यूरिया टाइप 1-2, मिथाइल मेलोनिक एसिडेमिया, प्रोपायोनिक एसिडेमिया, आइजोवलरिक एसिडेमिया, ल्यूसिन सेंसिटिव हाइपोग्लाइसेमिया, गैलेक्टोसेमिया, ग्लूकोज गैलेक्टोज मेलाब्स्टोर्सन, सीवियर फूड प्रोटीन एलर्जी। बी में है डिजॉर्डर्स दैट आर एमेनेबल टू फर्दर फॉर्म्स ऑफ थेरेपी हार्मोन स्पेसिफिक ड्रग्स, वैसे विकार जो कुछ स्पेशल ड्रग्स हैं उनके द्वारा ठीक हो जाती हैं। इनमें है NTBC4 टाइरोसिनेमिया टाइप 1, ऑस्टियोजेनस इस्लम परफेक्टा, ग्रोथ हार्मोन थेरेपी फॉर प्रूवेन GH डेफिशिएंसी, प्रेडर विल्ली सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, नूनान सिंड्रोम, then cystic fibrosis, primary immune deficiency disorders like IVIG, sodium benzoate, arginine, citrulline, phenylacetate, यूरिया साइकिल डिसऑर्डर, ये सारी बीमारियां हैं। इसमें कुल 8 बीमारियां हैं। हेमीन फॉर एक्यूट इंटरमीडिएट पोर्फायरिया, हाई डोज हाइड्रोक्सोकोबालामिन इंजेक्शन, not available in India and hence expensive if imported. Large neutral amino acid mitochondrial cocktail therapy, ये सारे ग्रुप 2 के बी में आते हैं। अब ग्रुप 3 भी है वैसी बीमारियां जिनके लिए निश्चित उपचार है लेकिन बहुत सारी चुनौतियां इसमें, और सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो सही पेशेंट है उसका सिलेक्शन कैसे किया जाए। दूसरा इसमें है कि उपचार का लागत बहुत अधिक है और ट्रीटमेंट आजीवन चलेगा। तो ग्रुप 3 के बीमारी को देख लेते हैं। वैसे रोग डिजीज फॉर विच डिफिनिट ट्रीटमेंट इज अवेलेबल बट चैलेंजेस आर टू मेक ऑप्टिमल पेशेंट सिलेक्शन फॉर बेनिफिट एंड वेरी हाई कॉस्ट एंड लाइफ लॉन्ग थेरेपी। ग्रुप 3 में हम लोग देखते हैं कि ग्रुप 3 में भी A-B करके 2 ग्रुप बनाए गए हैं। तो ग्रुप 3 में ए में है बेस्ड ऑन द लिटरेचर सफिशिएंट एविडेंस फॉर गुड लॉन्ग टर्म आउटकम्स एग्जिस्ट फॉर द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स, वैसे विकार जिनके बारे में साहित्य उपलब्ध है और लंबी अवधि के लिए पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध है जिसके आधार पर ट्रीटमेंट चल सकता है। इसमें आता है गॉचर डिजीज, हर्लर सिंड्रोम, हंटर सिंड्रोम, पोम्पे डिजीज, फैब्री डिजीज, MPS IVA, MPS 4A, MPS 6, DNS फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस। 3B में देखते हैं वैसी बीमारियां हैं जिनके उपचार की लागत बहुत अधिक है या फिर
उन पे साहित्य उपलब्ध है, लेकिन वो जो परीक्षण किए गए हैं वो बहुत कम लोगों पे किए गए हैं, तो विश्वसनीय नहीं भी हो सकते हैं। तो 3B को देख लेते हैं। फॉर द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स फॉर विच द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज वेरी हाई एंड आइदर लॉन्ग टर्म फॉलोअप लिटरेचर इज अवेटेड और हैज़ बीन डन ऑन स्मॉल नंबर्स ऑफ पेशेंट। लिटरेचर उपलब्ध है लेकिन बहुत कम लोगों पे उसका परीक्षण किया गया है, इसलिए इनको ग्रुप 3B में रखा गया है। इसमें जो बीमारियां हैं वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, वोलमैन डिजीज, हाइपोफॉस्फेटेसिया, न्यूरोनल सेरोइड लिपोफस्कियोनिसिस, ये सारी बीमारियां ग्रुप 3 में आती हैं। तो ये अभी तक जो देख रहे हैं, जो 3 लिस्ट हैं वो फाइनल नहीं है। समय समय पे एक्सपीरियंस के हिसाब से एक्सपर्ट के द्वारा नई नई बीमारियां भी रिव्यू की जाती हैं और उनको दुर्लभ बीमारी की कैटेगरी में रखा जाता है। तो समूह द लिस्ट ऑफ डिजीजेज अंडर ग्रुप 1, 2 एंड ग्रुप 3 आर नॉट एग्जॉस्टिव एंड विल बी रिव्यूड पीरियडिकली बेस्ड ऑन अपडेटेड साइंटिफिक डाटा बाय द टेक्निकल कमिटी। जो तकनीकी कमेटी है उसके द्वारा इसकी समीक्षा समय पर की जाती है और नई नई बीमारियां जो एक्सपर्ट्स के द्वारा शामिल लाई जाती है उनको भी ऐड किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो रेयर डिजीजेज हैं, दुर्लभ बीमारियां, उनके ट्रीटमेंट में उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं। इन चुनौतियों को हम देखेंगे तो मुख्यतः 2 तरह की चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है कि पहचान कैसे की जाए, कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाए, डायग्नोसिस कैसे किया जाए, और दूसरा है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो पहला चैलेंज है डायग्नोसिस का, पहचान करने का, आइडेंटिफाई करने का, और सेकेंड इज इनके ट्रीटमेंट की। चैलेंजेस इन डायग्नोसिस ऑफ रेयर डिजीजेज एंड सेकेंड इज चैलेंजेस इन ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेज। तो एक एक करके हम दोनों चुनौतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली चुनौती है दैट इज चैलेंजेस इन डायग्नोसिस ऑफ रेयर डिजीजेज, दुर्लभ रोगों की पहचान में चुनौतियाँ। आइए देखते हैं पहला चैलेंजेस इन डायग्नोसिस ऑफ रेयर डिजीजेज में पहला जो है दैट इज लैक ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग प्राइमरी केयर फिजिशियंस। जो प्राइमरी केयर फिजिशियंस जो डॉक्टर्स हैं उनमें भी अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है। सेकेंड, लैक ऑफ एडिक्वेट स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटी। तो पर्याप्त जांच और ट्रीटमेंट का जो फैसिलिटी है उस सुविधा का अभाव है। थर्ड इज लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट रेयर डिजीजेज इन जनरल पब्लिक एंड मेडिकल फ्रेटर्निटी। जनरल पब्लिक में भी इसके बारे में जानकारी कम है, जागरूकता का अभाव है, और जो मेडिकल समुदाय है, जो चिकित्सा बिरादरी है, उनमें भी रेयर डिजीज के बारे में जागरूकता की कमी है। फोर्थ इज लैक ऑफ अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग टू डॉक्टर्स। डॉक्टरों को भी इन बीमारियों से के ट्रीटमेंट का उचित प्रशिक्षण का अभाव देखा गया है, अभाव है उनके पास, उनको उचित प्रशिक्षण नहीं है रेयर डिजीज को का ट्रीटमेंट करने में। अब ये तो था डायग्नोस्टिक। फर्स्ट हमने देखा कि डायग्नोस्टिक में क्या क्या चुनौती आ रही है। सेकेंड हम देख लेते हैं कि ट्रीटमेंट में क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चैलेंजेज हैं। द फर्स्ट इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, उपचार की अनुपलब्धता। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका उपचार है ही नहीं। अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू मेडिसिन आर इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी एसोसिएटेड विद द रेयर डिजीजेज। जो दुर्लभ बीमारियां हैं उससे संबंधित रुग्णता और जो मृत्यु दर उसको कम करने के लिए दवाओं की उपलब्धता और उन तक पहुंच बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे 7 से 8 हज़ार रेयर डिजीजेज अभी तक दुनिया में हैं, लेकिन उनके लिए उनमें से 7-8 हज़ार में से 5% से कम के लिए भी उपचार उपलब्ध है। देयर आर 7,000 to 8,000 रेयर डिजीजेज बट लेस देन 5% हैव थेरेपीज अवेलेबल टू ट्रीट। उपचार 5% से भी कम बीमारियों का है और बीमारियां 7 से 8 हज़ार हैं। थर्ड इज व्हेन ड्रग आर अवेलेबल दे आर प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव प्लेसिंग इमेंस स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेज। दवाइयाँ जिनकी उपलब्ध हुई हैं वो बहुत महंगी हैं कि उनको खरीद पाना संभव नहीं है। उपलब्ध हो भी बहुत महंगी है निषेधात्मक रूप से, और जो भी रिसोर्सेज हैं चाहे पर्सनल के हों या फिर गवर्नमेंट के हों पे बहुत प्रेशर आ जाता है, तो ये बड़ी समस्या है। सेकेंड है जो ट्रीटमेंट की में चैलेंज दैट इज प्रोहिबिटिव कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। उपचार की निषेधात्मक लागत, उपचार की लागत बहुत हाई है,
ड्यू टू स्मॉल नंबर्स रेयर डिजीजेज डू नॉट कंस्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट मार्केट फॉर ड्रग मैन्युफैक्चरर्स टू डेवलप एंड ब्रिंग टू मार्केट ड्रग फॉर देम। बीमारियां बहुत कम नंबर्स में हैं और इससे क्या हो रहा है कि ड्रग जो मैन्युफैक्चरर है, जो दवा के निर्माता हैं, उनके लिए मार्केट उपलब्ध नहीं हो पाता है। अगर उनके पास बड़ा मार्केट उपलब्ध हो पाता है तो वो अपना पूंजी लगाते हैं, उस पर R&D करते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट करते हैं और नई नई दवाइयाँ लाते हैं। लेकिन इसका मार्केट बहुत छोटा है, इसलिए वो भी अपने संसाधन R&D में नहीं लगाते हैं और वो प्रयास नहीं करते हैं कि इन बीमारियों की दवाइयाँ भी लाई जाए, क्योंकि वो उनके लिए फ़ायदे का चीज़ नहीं है। दैट इज वाई रेयर डिजीजेज आर कॉल्ड ऑर्फेन डिजीजेज। इस कारण से कि दवा उपलब्ध नहीं है, ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन बीमारियों को, जो रेयर डिजीज है, उनको ऑर्फेन या अनाथ रोग भी कहते हैं, ऑर्फेन डिजीज कहते हैं। और जो दवाइयाँ इनके लिए आती है उनको भी ऑर्फेन ड्रग्स या अनाथ दवाइयाँ कहते हैं। अनाथ का मतलब होता है कि इनका कोई देखभाल करने वाला नहीं हो, देखने वाला नहीं हो। इन बीमारियों का वैसा ही हाल है। इन बीमारियों का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, दवाई उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनको ऑर्फेन डिजीज कहा जाता है और जो दवाइयाँ हैं उनको ऑर्फेन ड्रग्स कहा जाता है। कॉस्ट ऑफ ड्रग्स आर एक्सट्रीमली हाई एंड ड्यू टू दिस रीजन गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड दिस फॉर फ्री। दवाई की लागत बहुत अधिक है और इस कारण से सरकार पे भी दबाव आ जाता है और वो मुफ्त में इन दवाइयों को उपलब्ध नहीं करा पाती हैं। तो आज का जो वीडियो था, इसमें हमने डेफिनेशन, टाइप्स और जो चैलेंजेस हैं डायग्नोसिस की और ट्रीटमेंट की, उसमें हमने डिस्कस किया। आने वाले अगले वीडियो में नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा, NPRD पार्ट 2 रेयर डिजीज, उसमें हम लोग देखेंगे कि इसके लिए सरकार क्या क्या कर रही है। उसमें भी हम लोग देखेंगे सेंटर फॉर एक्सेलेंस और निदान केंद्र की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है इसके ट्रीटमेंट के लिए, और सरकार द्वारा सपोर्ट भी दिया जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है जो पेशेंट्स हैं रेयर डिजीज के, उनके लिए। तो अगले वीडियो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना नहीं भूलें, लाइक और कमेंट भी करें। आगे की जानकारी हम लोग NPRD से रिलेटेड इसके पार्ट 2 में देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।